यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य का इतिहास, जो कि 1526 से 1858 तक रहा। इसमें हम उत्तर मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर मुग़ल साम्राज्य जो है वह 1707 से शुरू होता है और 1857 तक चलता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एक पहले पाई चार्ट के माध्यम से उत्तर मुग़ल साम्राज्य के सभी शासक को याद कर लेंगे। उसके बाद सभी शासक के बारे में अलग अलग से डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम इस वीडियो में उत्तर मुग़ल काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। दोस्तों मुग़ल वंश जो था वह 1526 से 1857 तक रहा, जिसको दो भागों में बांटा गया, पूर्ववर्ती मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल। पूर्ववर्ती मुग़ल काल में हम लोग 1526 से 1707 ईस्वी तक के शासक को पढ़ते हैं और उत्तर मुग़ल काल 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक के सभी शासक को हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर मुग़ल काल के सभी शासक को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों उत्तर मुग़ल काल जो था वह 1707 से 1857 तक चला। उत्तर मुग़ल काल जो है और औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत होती है। दोस्तों औरंगजेब के 5 पुत्र थे। कुल कितने पुत्र थे? 5 पुत्र। आजम शाह, मुअज्जम, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श। तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिसमें से उनके 3 पुत्र के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध का मतलब अगला शासक कौन बनेगा। तो उत्तराधिकारी का जो युद्ध था वह आजम शाह, मुअज्जम और काम बख्श के इन तीनों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम ने विजय हासिल किया था। दोस्तों मुअज्जम ने विजय हासिल किया और मुग़ल वंश पे मुअज्जम ने अपना अधिकार किया। तो उत्तर मुग़ल में पहला शासक जो था वह मुअज्जम था, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपनी गद्दी पे बैठा था। नेक्स्ट शासक जो था वह बहादुर शाह। मुअज्जम के बाद जो अगला शासक था वह मुअज्जम बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। तो इसके बाद अगला शासक जो बने, दूसरा शासक जहांदार शाह बने थे। जहांदार शाह के बाद तीसरा शासक जो थे वह बहादुर शाह के पुत्र अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर बने। फिर चौथा शासक जो थे वह बहादुर शाह के पुत्र रफ़ी उस शान के पुत्र रफ़ी उद दराज और रफ़ी उद दौला, और ये चौथा और 5वां शासक बने। ये दोनों शासक बहुत कम समय के लिए रहे, इसलिए इसका जिक्र बहुत किताबों में नहीं रहता है। उसके बाद अगला शासक जो था वह मोहम्मद शाह। बहादुर शाह का ही पुत्र था जहान शाह। जहान शाह के पुत्र मोहम्मद शाह अगला शासक बने। मोहम्मद शाह के बाद जो अगला शासक थे वह मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह बने। 7वां शासक कौन बने थे? अहमद शाह। उसके बाद 8वां शासक जो थे वह बहादुर शाह के पुत्र जहांदार शाह थे। जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय बने 8वां शासक। और 8वां शासक के बाद 9वां शासक जो थे वह काम बख्श के पुत्र, औरंगजेब के जो 5वें पुत्र थे काम बख्श के पुत्र मुही उस सुल्तान के पुत्र शाहजहाँ तृतीय जो थे वह 9वां शासक बने। फिर 10वां शासक जो बने थे वह आलमगीर द्वितीय के पुत्र शाह आलम द्वितीय 10वां शासक बने। उसके बाद 11वां शासक अकबर द्वितीय बने और सबसे लास्ट में बहादुर शाह जफ़र मुग़ल वंश का उत्तर मुग़ल का अंतिम शासक बना। तो अब हम इस वीडियो में सभी शासक के बारे में अलग अलग से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का युद्ध का मतलब हुआ कि अगला शासक कौन बनेगा। तो औरंगजेब के कुल मतलब 3 पुत्र के साथ उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। मुअज्जम जो थे वो काबुल के गवर्नर थे। गुजरात का गवर्नर कौन थे? आजम। और काम बख्श जो थे वो बीजापुर के गवर्नर थे। और इस युद्ध में मुअज्जम को विजय हासिल कर आगे गद्दी पर बैठा। उत्तराधिकारी के युद्ध में मुअज्जम गुजरात के निकट जयजो के युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करके हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया। चलते हैं, सबसे पहला शासक जो था बहादुर शाह प्रथम, जो कि मुअज्जम ही था। मुअज्जम ने ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा था। तो इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम का जो शासन था वह 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक था। 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक था। तो याद रखिएगा इसका शासन जो था 1707 से 1712 ईस्वी तक था। दोस्तों 1707 में मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह ने शाह आलम की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा शाह आलम की उपाधि किसने धारण की? तो बहादुर शाह ने ही शाह आलम की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार काफ़ी खां के अनुसार इन्हें साहिब खबर भी कहा जाता है। दोस्तों इतिहासकार काफ़ी खां के अनुसार बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर भी कहा जाता है। एक अन्य इतिहासकार थे सर सिडनी ओवन।
कहते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह थे जिनके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इतिहास पर खाकी खां ने प्रसिद्ध पुस्तक मुंतखाब उल लवाब लिखी। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के कुछ नीतियों में भी परिवर्तन किया। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कुछ नीति में भी परिवर्तन किया था, जैसे मराठा नीति, राजपूत नीति, सिख नीति, जाट नीति और धार्मिक नीति। इन सभी नीति में बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के जो नीति था उसमें परिवर्तन किया। और धार्मिक नीति में परिवर्तन करते हुए उन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे करों को समाप्त कर दिया। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उसमें जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे करों को समाप्त कर दिया। मंदिरों को तुड़वाने पर प्रतिबंध लगा दिए। इन्होंने राजपूतों को आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। इनके काल में आमेर जयपुर के राजा जयसिंह एवं मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे। नेक्स्ट है सिख नीति के अंतर्गत इन्होंने 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ शांतिपूर्ण स्थापित किया और इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को कितने हज़ार का मनसब प्रदान किया था? तो याद रखिएगा 5000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि गुरु गोविंद सिंह ने सिखों का गुरु पद समाप्त कर दिया। दोस्तों, सिखों का गुरु पद किसने समाप्त किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के अगले रूप में रच में स्थापित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को 10वें पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा 10वें पातशाह का ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। दोस्तों, इस पंथ के अंतर्गत इन्होंने पंच कंकार का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, खालसा पंथ के अंतर्गत क्या दिया था? तो पंच कंकार का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत सिखों के लिए 5 वस्तुएं अनिवार्य कर दिए गए थे। कौन कौन सा वस्तु था? क्रेस, कर्रा, कंधा, कृपान और कच्छा। नेक्स्ट है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1708 में हुआ था। इनकी मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर सिखों के अगले नेता बने। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के अगले नेता कौन बने? तो याद रखिएगा बंदा बहादुर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है मराठा नीति के अंतर्गत बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण संबंधों के क्रम में मराठा राजकुमार शाहू को आज़ाद कर दिया। उल्लेखनीय है कि 1689 में औरंगजेब ने ही मराठा राजकुमार शाहू को के माता मेसूबाई को कैद कर लिया। इन्होंने शाहू को मराठा छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है दोस्तों जाट नीति के अंतर्गत बहादुर शाह प्रथम ने जाटों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किए तथा निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब की कमियों को दूर करने का प्रयास किया तथा परंतु इनका कार्यकाल जो था सिर्फ 5 वर्षों तक ही रहा। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल कितना वर्षों तक रहा? तो याद रखिएगा 5 वर्षों तक। 1712 में इन्होंने लोहगढ़ का युद्ध सिख ने बंदा बहादुर के साथ लड़ा। इस युद्ध में वे घायल हो गए और 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। दोस्तों, 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई और अगला शासक जो बने वो जहांदार शाह बने। जहांदार शाह का जो शासनकाल था वह 1712 से 1713 तक रहा। दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तो बहादुर शाह का जब मृत्यु हो गया तो उनके पुत्रों के बीच फिर उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ कि अगला शासक कौन बनेगा। तो उनके पुत्र थे आजिम उस शान, रफ़ी उस शान, जहां उन शान और जहांदार शाह। इसमें जहांदार शाह विजय हुआ और अगला शासक जहांदार शाह बना। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के इस युद्ध में जहांदार शाह ने अपने भाइयों को हराकर जुल्फ़िकार खान की सहायता से हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया। तो याद रखिएगा जहांदार शाह ने किसकी सहायता से हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया? तो जुल्फ़िकार खान की सहायता से हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया। जहांदार शाह ने जुल्फ़िकार खान को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा जहांदार शाह ने वजीर के पद पर किसको नियुक्त किया था? तो जुल्फ़िकार खान को नियुक्त किया था। कहा जाता है कि जहांदार शाह पर एक नर्तकी लाल कुंवर का अत्यधिक प्रभाव था। जुल्फ़िकार खान ने इस काल में मुग़लों को स्थायित्व देने का प्रयास किया। नेक्स्ट है दोस्तों मराठा के साथ अच्छे संबंध बनाने के क्रम में इन्होंने ढक्कन के कुछ भागों में चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार इस शर्त पर दिए कि मुग़ल अधिकारी वसूल करके उन्हें देंगे। नेक्स्ट है जहांदार शाह ने आमेर के राजा राजा जयसिंह को
मालवा की सूबेदारी दे दी। दोस्तों याद रखिए, जहांदार शाह ने मालवा की सूबेदारी किसको दिया था? तो आमेर का राजा जयसिंह को दिया था। नेक्स्ट है, सूबेदारी दे दिया। राजा सवाई की, दोस्तों राजा सवाई की उपाधि दी। और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। मारवाड़ के राजा जो अजीत सिंह थे उनको गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया तथा महाराजा की उपाधि भी दी। महाराजा की उपाधि किसको दिया था जहांदार शाह ने? तो अजीत सिंह को दिया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को जुल्फ़िकार खां के हाथों ही मरवा दिया। याद रखिएगा, 1713 में फर्रुखसियर ने जहांदार शाह को जुल्फ़िकार खां के हाथों ही मरवा दिया और स्वयं गद्दी पर बैठा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और जहांदार शाह का जो शासनकाल था वह 1712 से 1713 तक रहा। अगला शासक फिर आते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का जो शासनकाल था वह 1713 से 1719 तक था। फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, 1713 से 1719 तक था। दोस्तों फर्रुखसियर ने गद्दी सैयद बंधु की सहायता से प्राप्त किया था। याद रखिएगा, फर्रुखसियर ने अपनी गद्दी किसकी सहायता से प्राप्त किया था? तो सैयद बंधुओं की सहायता से प्राप्त किया था। तो फर्रुखसियर ने भी जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया। फर्रुखसियर ने भी जजिया कर को पुनः आरोपित कर दिया था। इनके काल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किनके काल में किया गया था? तो फर्रुखसियर के काल में ही किया गया था। दोस्तों 1716 में इनके द्वारा ईरानी गुट के अमीर जुल्फ़िकार खां को मरवा दिया गया। इन्हें घृणित कायर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, घृणित कायर किसे कहा जाता है? तो इन्हें ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 1715 ईस्वी में ब्रिटिश शिष्टमंडल जॉन सुरमन को नेतृत्व में इनके दरबार में आया था। दोस्तों 1715 में ब्रिटिश शिष्टमंडल जॉन सुरमन इनके दरबार में आया था। इनके शिष्टमंडल में एक शल्य चिकित्सक भी विलियम हॉल्टमैन हैमिल्टन ने आया था। कहा जाता है कि फर्रुखसियर के असाध्य की बीमारी थी। दोस्तों फर्रुखसियर को असाध्य की बीमारी थी जो कि ठीक कर दिया। कौन ठीक किया था? तो विलियम हैमिल्टन ने किया था, जिसके फलस्वरूप फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को बंगाल में दस्तक प्रणाली के अधिकार दिए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, दस्तक का संबंध एक ऐसे परमिट से है जो मुक्त व्यापार के लिए दिया जाता है। मुक्त व्यापार के लिए क्या दिया जाता है? तो दस्तक का संबंध। नेक्स्ट है दोस्तों, 1717 में ही फर्रुखसियर ने ब्रिटिशों को मद्रास के निकट कुछ गांव और कलकत्ता के निकट कुछ गांव और मुंबई के मुद्रित कुछ ब्रिटिशों को अधिकार दे दिया, जिसे ब्रिटिशों के कंपनी का महाधिकार पक्ष या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों फर्रुखसियर के काल में 4 अमीर वर्गों का उदय हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, फर्रुखसियर के काल में कितने अमीर वर्गों का उदय हुआ? तो 4 अमीर वर्गों का उदय हुआ। ईरानी, तुरानी, अफ़गानी और हिंदुस्तानी। ईरानी कौन थे? जुल्फ़िकार खां थे ईरानी। निज़ाम उल मुल्क थे तुरानी और अफ़गानी शासक थे सादत खां और हिंदुस्तानी थे सैयद बंधु। इस काल में सैयद बंधु अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। सैयद बंधु 2 भाई थे। सैयद बंधु कुल कितने भाई थे? 2 भाई, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। नेक्स्ट है सैयद बंधु ने, दोस्तों सैयद बंधुओं ने मुगल साम्राज्य के इस काल में सुदृढ़ता करने का प्रयास किया। उन्होंने मराठों के संग महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए 1719 में दिल्ली की संधि की। नेक्स्ट है, इस समय मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। इस संधि के अनुसार मुगलों ने मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी तहसीलने का अधिकार दे दिया। एक फरमान के द्वारा फर्रुखसियर ने शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता दे दी। नेक्स्ट है हमारा 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी। इस हत्या के पश्चात मुगल दरबारियों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया। फर्रुखसियर की हत्या के पश्चात सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दौला एवं रफ़ी-उद-दराज को बारी बारी सिंहासन पर बैठाया। रफ़ी-उद-दौला को शाहजहाँ द्वितीय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शाहजहाँ द्वितीय किसे कहा जाता है? तो रफ़ी-उद-दौला को। और 1719 में ही सैयद बंधु ने, दोस्तों 1719 में ही सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को अगला शासक बनाया। सैयद बंधुओं को इस काल में किंग वेकर भी कहा जाता है। किंग वेकर का मतलब होगा शासक निर्माता। सैयद बंधु को शासक निर्माता भी कहा जाता है। और इसके बाद फर्रुखसियर के बाद जो था अगला शासक कौन बना था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह फर्रुखसियर के बाद अगला शासक बना, जिसका शासनकाल था 1719 से 1748 तक।
दोस्तों फर्रुखसियर के बाद अगला शासक कौन बना? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासन था 1719 से 1748 तक। दोस्तों मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। तो याद रखिएगा, रोशन अख्तर किसका वास्तविक नाम था? तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था। इन्होंने 1720 में जजिया कर को भारत से अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, भारत को जजिया कर से अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? तो मोहम्मद शाह ने। इनके काल में ही तुरानी गुट के नेता निजाम उल मुल्क अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। 1722 में निजाम उल मुल्क के द्वारा सैयद बंधु के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। दोस्तों 1722 में निजाम उल मुल्क के द्वारा सैयद बंधु के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया तथा इस षड्यंत्र में सैयद बंधु की हत्या कर दी गई और मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को अगला वजीर नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु की मृत्यु के बाद अगला वजीर किसको नियुक्त किया था? तो अगला वजीर निजाम उल मुल्क को नियुक्त किया था और निजाम उल मुल्क ने ही षड्यंत्र रच के और सैयद बंधु को मरवाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह को। दोस्तों मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, रंगीला के नाम से कैसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को। इनके काल में कई क्षत्रिय राज स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद शाह के काल में कई क्षत्रिय राज मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए, जैसे अवध, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद, जाट साम्राज्य। अवध जो था वह 1720 में स्वतंत्र हुआ और अवध के जो संस्थापक थे सादत खान ने अवध को स्वतंत्र करवाया था। नेक्स्ट है बंगाल। बंगाल को 1722 में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र करवाया था। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक को 1720 से 22 में सादुतुल्ला खान ने इसके संस्थापक थे और इन्होंने इसको स्वतंत्र करवाया था। और नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद को 1724 में निजाम उल मुल्क ने इसको स्वतंत्र करवाया। नेक्स्ट है जाट साम्राज्य को 1730 से 40 ईस्वी के बीच बदन सिंह और चूड़ामन ने इसको स्वतंत्र करवाया। तो याद रखिएगा, अवध के जो संस्थापक थे सादत खां, बंगाल के संस्थापक उस समय मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक के संस्थापक सादुल्ला खां और हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है क्षत्रिय राज्यों के उदय के पश्चात। दोस्तों क्षत्रिय राज्यों के उदय के पश्चात मुगल साम्राज्य का बिखराव आरंभ हो गया। जब क्षत्रिय राज्यों का उदय हुआ उसके बाद मुगल साम्राज्य का बिखराव आरंभ हो गया। 1739 में ईरानी आक्रमणकारी दोस्तों 1739 में 38 में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह लाहौर और गजनी को जीतता हुआ भारत के पंजाब क्षेत्र पहुंचा। उसके पश्चात उसने एक युद्ध की भी घोषणा की, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो था किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुग़ल सेना के बीच हुआ था। नादिर शाह ईरान का नेपोलियन था और मुग़ल सेना की तरफ से निजाम उल मुल्क और कासिम एवं सादत खां था। नेक्स्ट है फरवरी 1739 में नादिर शाह ने मुग़लों के खिलाफ दोस्तों फरवरी 1739 में नादिर शाह ने मुग़लों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की। कौन सा युद्ध था? करनाल का युद्ध। यह युद्ध करनाल का युद्ध कहलाया। करनाल के युद्ध ने नादिर शाह ने मुग़ल के सेना को पराजित कर दिया। दोस्तों करनाल के युद्ध में जो है नादिर शाह ने मुग़लों के सेना को पराजित कर दिया और विजय हासिल किया। इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व निजाम उल मुल्क और कासिम खां एवं सादत खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इस युद्ध के पश्चात निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपया देकर वापस जाने के लिए मना लिया था। दोस्तों करनाल का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 50 लाख रुपया का रकम देकर वापस जाने के लिए मना दिया था, लेकिन अफ़गानी गुट के नेता थे एक सादत खां। उन्होंने नादिर शाह को कहा कि दिल्ली जाकर बादशाह को बंदी बनाइए और करोड़ों प्राप्त कीजिए। इसके बाद नादिर शाह का मन घूम गया और वह नादिर शाह तुरंत दिल्ली पहुंचा। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और मुग़ल बादशाह को बंदी बना लिया। मुग़ल बादशाह ने नादिर शाह के सारे शर्तों को स्वीकार किया क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली था। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली भ्रमण पर निकला। इसके दौरान एक हिंसा के दौरान कुछ लोगों ने गोलियां चला दी और नादिर शाह क्रोधित होकर कत्लेआम का आदेश दे दिया। नेक्स्ट है नादिर शाह ने 57 दिन तक दिल्ली में प्रवास किया। याद रखिएगा, नादिर शाह ने दिल्ली में कितना दिन तक प्रवास किया? तो 57 दिन तक प्रवास किया था और नादिर शाह ने 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। नादिर शाह ने कुल कितने लोगों का कत्लेआम किया? लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम किया। नादिर शाह ने भारत से कुल 70 करोड़ की लूट की धनराशि और कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन एवं जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ भी अपने साथ ले गए। नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ
राजा जयसिंह द्वारा खगोल शास्त्र पर लिखा गया था। तो याद रखिएगा, जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ जो था किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजा जयसिंह के द्वारा लिखा गया था और खगोल शास्त्र पर लिखा गया था। इस आक्रमण के बाद अवध के नवाब सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर लिया था। यह जो आक्रमण किया था नादिर शाह, इस आक्रमण के बाद अवध के जो नवाब थे सादत खां, उन्होंने विष पीकर अपना आत्महत्या कर लिया तथा नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक हानि पहुंचाई। दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक पहुंचाई और नादिर शाह की मृत्यु जो है 1747 में ईरान में हो गई। याद रखिएगा, नादिर शाह की मृत्यु कब हुआ था, 1747 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ईरान में हुआ था। और नादिर शाह की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दावली बना। नादिर शाह के मृत्यु के बाद इनका मोहम्मद शाह के उत्तराधिकारी कौन बना, अहमद शाह अब्दावली बना। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दावली 1748 से, दोस्तों अहमद शाह अब्दावली 1748 से 1754 के मध्य 7 बार भारत आक्रमण किया। मोहम्मद शाह की मृत्यु 1748 में हो गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु कब हुआ था, तो 1748 में हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अगला शासक बना अहमद शाह। अहमद शाह का जो शासन था वो 1748 से 1754 तक रहा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1748 में अहमद शाह ने मणिपुर के युद्ध में सफदरगंज की सहायता से अहमद अब्दावली को हराया था। इस युद्ध के बाद अहमद शाह ने सफदरगंज को वजीर के नियुक्त किया। तो याद रखिएगा, अहमद शाह ने वजीर के पद पर किसको नियुक्त किया था, तो सफदरगंज को वजीर के पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों सफदरगंज दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध हो गया और उन्हें दिल्ली में नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाने लगा। याद रखिएगा, नवाब वजीर के नाम से दिल्ली में किसे जाने लगा, तो सफदरगंज को जाना लगा। नेक्स्ट है सफदरगंज की मृत्यु 1754 में हो गई। सफदरगंज की मृत्यु कब हुआ, 1754 में। और इनकी मृत्यु के पश्चात इमाद उल मुल्क नया वजीर बना और 1754 में अहमद शाह की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, अहमद शाह की मृत्यु कब हुआ, 1754 में हो गया। और अगला शासक जो बना आलमगीर बना। याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय जो था वो अगला शासक बना। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1754 से 1759 तक था। तो आलमगीर द्वितीय इमाद उल मुल्क की सहायता से दिल्ली का शासक बना था। याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय किसकी सहायता से दिल्ली का शासक बना, तो इमाद उल मुल्क की सहायता से बना। यह एक कमज़ोर शासक था। आलमगीर द्वितीय जो था यह एक कमज़ोर शासक था। इन्हीं के काल में बंगाल में पलासी का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों याद रखिए, बंगाल में पलासी का युद्ध किन के काल में लड़ा गया था, तो आलमगीर द्वितीय का काल में बंगाल में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। पलासी के युद्ध में ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई और इमाद उल मुल्क के षड्यंत्र से 1759 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद अगला शासक जो बना वह शाह आलम द्वितीय बना। शाह आलम द्वितीय अगला शासक बना और शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल था वह 1759 से 1806 तक था। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था कितना से कितना था, 1759 से 1806 ईस्वी तक था। दोस्तों शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। तो याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था क्या, अली गौहर था। इनके शासन काल में 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। शाह आलम द्वितीय के काल में 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। पहला युद्ध था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इस युद्ध में एक पक्ष में ब्रिटिश और दूसरे पक्ष में एक भारतीय गठबंधन लड़ा। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों ने भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिया। इसके पश्चात 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो 1765 में। और किसके बीच हुआ था, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ। और इसके काल में ही 1803 में ब्रिटिशों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और शाह आलम द्वितीय की 1806 में मृत्यु हो गई। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुआ, 1806 में। और शाह आलम द्वितीय के बाद अगला शासक बना अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1806 से 1837 तक रहा। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय का शासनकाल कितना से कितना तक था, तो 1806 से 1837 तक था। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय का शासन था 1806 से 1837 तक। दोस्तों अकबर द्वितीय 1806 AD में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो याद रखिएगा, अकबर द्वितीय ने दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा, तो 1806 AD में बैठा।
यह नाम मात्र का मुग़ल बादशाह था। दोस्तों अकबर द्वितीय जो था वह नाम मात्र का मुग़ल बादशाह था। इसके काल में बादशाह लाल किले तक ही सिमट कर रह गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने इन्हें अपने पेंशन भत्ता बना दिया। इन्होंने राजा राम मोहन राय को 1829 में अपनी पेंशन वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा। दोस्तों इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को 1829 में अपनी पेंशन वृद्धि के लिए ब्रिटेन भेजा और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने ही दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में ही 1835 में मुग़लों के सिक्कों को प्रचलन का बंद कर दिया गया। अकबर द्वितीय के काल में ही 1835 में मुग़लों के सिक्के का प्रचलन भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट शासक, इसके मृत्यु के बाद 1837 में अकबर द्वितीय का मृत्यु हो गया और इनके मृत्यु के बाद अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय बना और बहादुर शाह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1837 से 1857 तक रहा। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुग़ल बादशाह था। याद रखिएगा, अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, कहा जाता है कि उर्दू में बकर नाम से कविता लिखते थे। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय ने उर्दू में बकर नाम से कविता लिखते थे और इनके दरबार में मिर्ज़ा गालिब नामक प्रमुख शायर भी रहते थे। तो याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब नामक प्रमुख शायर किनके दरबार में रहते थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में रहते थे। और बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के नेता के रूप में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के नेता के रूप में कौन भाग लिया था मुग़ल सेना? तो बहादुर शाह द्वितीय ने लिया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, क्रांति असफल हुई और बहादुर शाह जफ़र को ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार करके रंगून निर्वाचित कर दिया और जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का मृत्यु हो गया और इनका कब्र जो है मायावार रंगून में स्थित है। तो दोस्तों हमने बारी बारी से सभी शासक के बारे में डिटेल से डिस्कशन किया। अब हम लोग चलते हैं इन सभी उत्तर मुग़ल काल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों एक बार सबसे पहले सभी के शासनकाल कितना से कितना तक रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम भी यहाँ पे एक बार बता देते हैं कि बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल था वह 1707 से 1712 तक रहा। उसके बाद अगला गद्दी पर बैठा जहांदार शाह का शासन था 1712 से 1713। उसके बाद फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा और फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से 1719। उसके बाद रफ़ी उद दराज गद्दी पर बैठा और उसका शासन था 1719 में और 19 में ही ख़त्म हुआ। रफ़ी उद दराज के बाद रफ़ी उद दौला का शासन था 1719 में। उसके बाद मुग़ल सेना मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से 1748। उसके बाद अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक रहा। नेक्स्ट आलमगीर द्वितीय, इसका शासनकाल 1754 से 1758 तक रहा। नेक्स्ट इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय और इसका शासनकाल 1759 से 1806 तक था। और इसके बाद अकबर द्वितीय शासनकाल में आया, उसका शासनकाल था 1806 से 1837। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र का शासनकाल था 1837 से 1857। बहादुर शाह जफ़र ने ही इसका उत्तर मुग़ल काल का अंतिम शासक था और 1837 से 1857 तक इसका शासन था। अब आगे चलते हैं, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मुग़ल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत में मुग़ल साम्राज्य के अंतिम सम्राट जो थे वो बहादुर शाह जफ़र थे और यह क्वेश्चन SSC MTS 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह मराठा एवं अहमद शाह के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा एवं अहमद शाह अब्दावली। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? दोस्तों तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहमद शाह अब्दावली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? दोस्तों अहमद शाह अब्दावली का भारत पर प्रथम आक्रमण किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, अहमद शाह के ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहमद शाह। और यह क्वेश्चन UPPCS 2020 में पूछा गया था कि अहमद शाह अब्दावली का भारत का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अहमद शाह के ही समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर भी कहा जाता है? दोस्तों किस मुग़ल बादशाह को घृणित कायर भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। यार BPSC 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह को सुंदर युवतियों के प्रति रुझानों के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था?
तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला को युवतियों के प्रति जो था रुझानों का कारण भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है? याद रखिएगा लंपट मूर्ख किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता है? तो जहांदार शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुल्फ़िकार खां किस मुग़ल बादशाह का वजीर था? याद रखिएगा जुल्फ़िकार खां किस मुग़ल बादशाह का वजीर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जहांदार शाह का वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम मूल नाम क्या था? दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम का जो मूल नाम था वो मुअज्जम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यह एसएससी 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इससे पहले किस मुग़ल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया? दोस्तों भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किसके शासनकाल में कर दिया गया? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक को अंग्रेज़ ने पकड़ कर रंगून भेज दिया था? तो याद रखिएगा किस मुग़ल शासक को अंग्रेज़ ने पकड़कर रंगून भेज दिया था? तो बहादुर शाह प्रथम को अंग्रेज़ ने पकड़कर रंगून भेज दिया था और यह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। तो दोस्तों हमने उत्तर मुग़ल काल के बारे में डिस्कशन किया और उसके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन कर लिया। दोस्तों आप सभी को अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को प्यार शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से रेगुलर आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।